बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नवीद सुल्तान है। आज हम डिस्कस करेंगे कि वो इंसान या अफराद जो मंशियात के आदी हो जाते हैं, फिर उनका ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो दोबारा रिलैप्स यानी कि दोबारा नशे की आदत में पड़ जाते हैं। उसकी वजूहत क्या क्या होती हैं? तो जब भी हम ये इनकी वजूहत को जानने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादातर या तो हम किसी एक्सपर्ट से पूछते हैं या फिर हम गूगल रिसर्च करते हैं। जब हम रिसर्च करें गूगल के ऊपर तो वहाँ पर हमें वो वाली ही रिसर्चेस मिलती हैं जो कि पाकिस्तान की नहीं है। हमें ज़्यादातर यूरोपियन की या अमेरिकन की या यूके वगैरह की रिसर्चेस मिलती हैं। तो आज मैंने काफ़ी सारी रिसर्च की तो तकरीबन मुझे मिलती जुलती चीज़ें मिली। फिर उसके बाद पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में भी हमने चीज़ें देखी जो कि हमारे पास वो वाले अफराद जो कि नशा करते थे या करते हैं या रिलैप्स हुए, तो उनसे वजूहत जानने की कोशिश की। फिर उसके बाद जो हमारे अपने पास दाखिल होते हैं लोग और उनके साथ उनकी फ़ैमिली के साथ तमाम इंटरव्यूज़ लेने के बाद जो हमारे पास जो नताइज आए हैं वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो पहले हम देखते हैं कि बाकी दुनिया में जो लोग नशा करते हैं उनके रिलैप्स होने के चांसेस तो खैर जितने भी होते हैं कोई 85% होते हैं, लेकिन क्या क्या वजूहत हैं? पहली वजह वो बताते हैं कि स्ट्रेस है, कि वही शख्स जब स्ट्रेस लेता है तो दोबारा उसको नशे की तलब हो सकती है और वो अपने आप के ऊपर सेल्फ़ कंट्रोल जो है वो लूज़ कर सकता है। फिर इसी तरह से वो कहते हैं प्लेसेस टू कनेक्टेड, वो वाली जगहें जहाँ पर वो एडिक्शन का करते थे। जैसे कि आप देख लें कि कोई बार है या कोई होटल है, ठीक है, या कोई पार्टी वगैरह है जहाँ पर वो जाते थे, तो वहीं पर या उन्हीं लोगों के साथ वो अगर मिलते जुलते हैं तो फिर भी चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो दोबारा एडिक्शन में आ जाएं। फिर इसी तरह से नेगेटिव इमोशंस, जिस तरह से हमारा बहुत ज़्यादा गुस्सा है या किसी के साथ कोई ग्रजेस वगैरह हैं या किसी ने कोई टांट किया है तो उसको जब हम रिप्लाई करते हैं या उसके ऊपर वापस गुस्सा करते हैं तो इस तरह में एक लड़ाई तो नहीं बनती लेकिन एक परेशानी की कैफियत ज़रूर बन जाती है। तो इस तरह की जो परेशानी की कैफियत जो होती है वो भी इंसान के लिए दोबारा मंशियात का आदी बनने में मतलब कि बड़ी मदद मिल जाती है उसको वो रिलैप्स होने में। फिर इसी तरह से या ये एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। फिर उसके बाद कहते हैं कि जी के वो वाले ऑब्जेक्ट्स जो मतलब कि उसके साथ हैं, मतलब कि समझ लें जो नशे के साथ हैं, कनेक्टेड हैं। जैसा कि आप समझ लें एक बंदा है जो कि हीरोइन लेता है और सिगरेट वगैरह में वो लेता था, तो अगर वो सिगरेट ही अगर उसके ज़ाहिर बात है सिगरेट पीने वालों से हम दूर तो हो नहीं सकते, फैमिली में एक आध बंदा या एक दो लाजमी हो रहे होते हैं तो उनको फिर उससे भी थोड़ी बहुत तलब हो सकती है कि चलो आज मैं सिगरेट ले लेता हूँ। उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता से दोबारा उसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो पहले से मौजूद थे। फिर आखिर में बताते हैं कि जी के सेलिब्रेशन के टाइम्स, मिसाल के तौर पर कोई शादी ब्याह है, उस फंक्शन में बहुत सारे लोग शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, तो एक प्रेशर के तौर पर, एक सोशल प्रेशर के तौर पर उसमें भी आकर लोग एक आध बार के लिए नशा करने की कोशिश करते हैं जो कि बाद में एक उनकी दोबारा से आदत बन जाती है। ये तो हो गया था फॉरेनर्स का। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में क्या क्या सूरत हाल है, और हो सकता है बाकी जो पब्लिश्ड रिसर्चेस हैं या जो बड़े लेवल पर रिसर्चेस हुई होती हैं उनके अलहदा से या उनके नताइज कुछ अलग से हों, लेकिन हमारे पास जो डेटा आ रहा है, जिस तरह से हम ऑनलाइन लोगों को देख रहे हैं, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास ऑनलाइन है, ओवर द 6000 पेशेंट जो है वो स्क्रीन हुए और उनमें से बहुत सारे मंशियात के भी थे। इसी तरह से हमारे पास जो फ़िज़िकल में आते हैं लोग जो हमारे पास दाखिल होते हैं, तो जो बंदा हमारे पास दाखिल होता है वो तो फिर बहुत ज़्यादा इंटेंसिवली हम उसकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं को देखते हैं। तो उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो कि पहले से रिलैप्स होके आ चुके थे, तो उनकी हमने वजूहत जानने की कोशिश की। तो उसमें सबसे पहले मुझे लेक ये लगा कि जो भी मंशियात का आदी शख्स होता है उसको हम कैटेगराइज नहीं करते, मतलब अलग अलग उसकी कैटेगरीज नहीं बनाते। जैसा कि कोई भी बंदा अगर हीरोइन ले रहा है तो हम समझते हैं कि वो सिर्फ हीरोइन ही ले रहा है, उसके पीछे जो साइकेट्रिक इलनेस जो है उसको यकसर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, तो उस सिर्फ एक ही चीज़ का इलाज कर दिया जाता है, यानी कि मंशियात से उसको दूर रखा जाता है। तो कुछ अरसे के बाद जो है ना, ज़ाहिर बात है वो उस अपनी कंडीशन की वजह से या उस
के कुछ सी सूरत हाल की वजह से जो था ना वो मंशियात का आदी हुआ था, तो उसके ऊपर काम नहीं करते। तो यही वजह कि कुछ वजूहत ऐसी भी नज़र आई हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है उसमें से सबसे ऊपर जो है डेवलपमेंटल इश्यूज़ हैं। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, वो पैदा होते ही उसको कोई डेवलपमेंटल इश्यूज़ आ गए, कोई लो आईक्यू है, कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ हैं या इंटेलेक्चुअली प्रॉब्लम्स आ रही थी उसको, तो फिर होता ये है कि वो बाकी बच्चों के साथ उनके जैसा परफॉर्म नहीं कर पाता। जब वो उनकी जैसा परफॉर्म नहीं कर पाता तो वो क्लासेस में फ़ेल हो जाता है या कुछ भी इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। तो एक ये वजह बनती है कि बहुत सारे लोग जो कि मंशियात के आदी हैं, जब हमने उनको देखा तो उनमें से बहुत सारे लोगों की पीछे ये एक वजह आई कि उनको डेवलपमेंटल डिलेड थे या हैं, और उसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम आई। इनमें से एक वजह ये भी है कि कुछ बच्चे पैदाइशी तौर पर जब वो पैदा होते हैं तो वो क्राई नहीं करते, तो वो एक सबसे पहला साइन शुरू हो जाता है उनकी डेवलपमेंटल डिलेड का। फिर उसको बुखार होना या जो भी मेडिकल कंडीशंस होती हैं वो उसके ऊपर असरअंदाज होती हैं। इसके अलावा दूसरा जो है वो ट्रॉमा है। मिसाल के तौर पर एक शख्स है जो कि ट्रीटमेंट हो चुका, उसका अपने घर में वो अब काम कर रहा है सही से, लेकिन दोबारा उसको कोई ट्रॉमा हो गया। जैसे कि हमारे यहाँ ब्रीवमेंट पीरियड बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारा कल्चरल या उस हिसाब से भी है। दूसरा, हमारी फैमिली स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं कि हम बहुत ज़्यादा बाउंड होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी औलाद के साथ, बहन भाइयों के साथ, स्पाउस के साथ। तो इवन के बाद औक़ात पड़ोसियों के साथ, दोस्तों के साथ, उनमें से किसी की डेथ हो जाए तो हमें बहुत बड़ा सदमा जो है ना सहना पड़ता है। तो वो सदमा जब हम सहते हैं तो हमारी सोशल सपोर्ट बाद औक़ात नहीं होती, जिसकी वजह से हम अपना साथी फिर मंशियात को ही चुनते हैं और उसी की तरफ चल पड़ते हैं। इसके अलावा साइकोसिस है। साइकोसिस एक्चुअली शिज़ोफ्रेनिया या ऐसी तमाम बीमारियां जिनका रियलिटी के साथ ताल्लुक़ नहीं होता, तो कुछ लोग इसका शिकार होते हैं और वो फिर नशा भी करना शुरू हो जाते हैं। तो कुछ लोगों का ख्याल ये होता है कि शायद इनको नशे की वजह से साइकोसिस हुआ हो, लेकिन बाज़ औक़ात ये ज़रूर है कि साइकोसिस ड्यू टू मेडिकल ये जो है ड्रग इंड्यूस साइकोसिस हो सकता है। और बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि पहले से साइकोसिस होता है, बाद में लोग ड्रग पे लगते हैं। तो अगर किसी को ड्रग की वजह से साइकोसिस हो गया और फिर ड्रग तो ठीक हो गई, लेकिन साइकोसिस की मैनेजमेंट ना फैमिली कर पाई, और क्योंकि ट्रीटमेंट अदारे तो कितना करेंगे, 3-4 माह में जितना कर सकते हैं वो तो करते हैं, लेकिन आगे तो फिर उसको सोशल सपोर्ट या उसकी सारी चीज़ें फैमिली ने करनी होती हैं, तो अगेन जो है वो उसको सफ़र कर सकता है। इसके अलावा ग्रेजेस जो हैं, क्योंकि एक ये बहुत टेक्निकल मामला होता है कि पाकिस्तान में अभी कोई ऐसा लॉ है नहीं, बल्कि किसी भी इंसान की मर्ज़ी के बगैर तो हम उसका ट्रीटमेंट कर नहीं सकते या उसको ला भी नहीं सकते जब तक कि उसको कोई मेंटल इलनेस ना हो। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मेंटली प्रॉब्लम तो उनको नहीं होता, लेकिन ड्रग एडिक्शन वो कर रहे होते हैं। तो अब होता ये कि जब अदारा उनको लेके आता है या फैमिली उनको भेजती है, फोर्सफुली भेजती है, तो वो अपने दिल में ना उसके लिए ग्रेजेस रखता है कि जी मैं वापस आऊँगा तो मैं इनको मिलूँगा। तो ऐसे है कि उसके अगर अच्छे से या काउंसलिंग अच्छे से हो भी, लेकिन ये कि अगर उसके फैमिली के साथ उसका मतलब कि पैचअप नहीं हुआ, उन्होंने एक दूसरे के उसको जो चीज़ें नहीं देखी, या इस बंदे को हम ये रियलाइज़ करवाने में नाकाम रहे कि ये इलाज उसके लिए कितना ज़रूरी था, तो वो वापस जाकर अगेन सम टाइम तो ऐसे होता है कि उसी दिन वो जाकर उसी नशे पे लग जाते हैं कि फैमिली को दिखाने के लिए जी कि आप जो कुछ करो करते रहो, हम जो हैं इस चीज़ से नहीं हटने वाले। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं दोबारा उसके आने में। तो हमने इसके लिए एक प्रिवेंशन प्लान भी कर रखा होता है कि हम क्लाइंट के साथ और उसकी फैमिली के साथ बहुत अच्छा बाउंड बनाते हैं, और फिर हम रिस्क फैक्टर्स देखते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं कि आया कि ये किन किन वजूहात से दोबारा नशे की आदत में आ सकता है। तो फिर फैमिली से हमारी कोशिश ये होती है कि वो नज़र उस पर रखे, क्योंकि बाज़ औक़ात 4-4, 5-5 साल फैमिली को तो पता ही नहीं होता कि बंदा नशा कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये कि जब चेक एंड बैलेंस होता है तो उसको भी होता है कि यार मैं कोई कैद नहीं हूँ, मैं हूँ आज़ाद हूँ, लेकिन मेरी केयर की जा रही है, तो वो नशे पे दोबारा नहीं लगता। अगर खुदा न खास्ता कोई ट्रॉमा है या कोई इस तरह की चीज़ आ गई है, तो फिर इसमें यह है कि या स्ट्रेस की सूरत हाल का वो सामना करता है, तो फैमिली उसको सपोर्ट करती है और वो मैनेज हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक और अहम चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारे तजर्बात में आई है बात, कि जब फैमिली जो आती हैं, मतलब अपने पेशेंट्स को लेकर आती हैं, एडमिट करवाती हैं,
तो पहला 1 महीना उनको बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है कि जी हमारा बच्चा जो है वहाँ पर है, और एक बीमार की ऐसी कैफियत होती है, उसके लिए फ़्रूट लेकर आना, वो सारी चीज़ें लेकर जाना, जैसे एक हॉस्पिटल में एक हमारा कल्चरल सिस्टम होता है उस तरह से वो उसको ट्रीट कर रहे होते हैं। पेशेंट भी फील कर रहा होता है कि मैं मतलब कि ज़ाहिर बात है मेरी फैमिली मेरा ख्याल रख रही है। तो हम क्योंकि फैमिली सेशंस करते हैं, फैमिली को बताते हैं कि बड़े लोग आएँ, लेकिन वो क्या करते हैं, जो आइडेंटिफाई करते हैं जिन लोगों जो उसके एक तरह के फैमिली के स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनको हम बुलाते हैं, लेकिन वो बच्चे भी ले आते हैं, खाला मामू सब ले आते हैं, तो जो कि वो फैमिली सेशन के लिए कोई फ्रूटफुल नहीं होते, टू द पॉइंट हम बात कर रहे होते हैं, वो पर्सन उन्हीं को लेकर आना चाहिए जो कि उसके लिए हों। एक चीज़ तो ये याद रखिए, जब भी हमारे साथ आप इंटरेक्शन करें तो ये चीज़ याद रखें कि वही वाले लोग जो इमीडिएट रिलेशनशिप में, जैसे माँ बाप, बहन भाई, बेटा बेटी, वही लोग हैं, तो वही आएँ, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब दूसरा महीना शुरू होता है उसमें फैमिली सेशन शुरू करते हैं, वो भी ओका होता है। तीसरा महीने में पेशेंट की अपनी ज़ाती ज़िंदगी और ज़ाती उसकी सोशल लाइफ जो होती है वो शुरू करने की कोशिश करते हैं हम। इस दौरान उसका डिटॉक्स भी हो जाता है, उसकी विड्रॉल्स भी ख़त्म हो जाते हैं, मेडिकेशंस भी आलमोस्ट ख़त्म हो जाती हैं। अगर उसको कोई साइकोसिस वाली या कोमॉर्बिडिटीज़ यानी कि कोई ऐसी बीमारी उसके साथ ना हो जो कि उसको, जैसे HIV हो सकता है या हेपेटाइटिस वगैरह हो सकते हैं, वो नहीं है, तो वो माशाल्लाह से या अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी बेहतर हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर ये कि जब आखिरी दिन आते हैं तो फैमिली उस टाइम कुछ इग्नोर करना शुरू कर देती है, क्लाइंट को लेने के लिए या राब्ते कम कर देती है। ये बड़ा एक मुझे लगता है कि पता नहीं इसके पीछे क्या क्या चीज़ें हैं। मैं फिर फैमिली से अलहदा से इंटरव्यू भी लेता हूँ कि आखिर ऐसी क्या वजह है। तो फिर कुछ लोग ये बताते हैं कि भाई हमें डर है कि ये वापस आएगा और वही सूरत हाल होगी जो पहले से थी, या हमें मारे ना, या हमारे लिए परेशानी ना करे, या कुछ इस तरह की चीज़ ना करे। तो उसका हमने एक हल निकाला, उसके लिए हमने एक चीज़ की है। हमने ऐसा करते हैं कि हम क्लाइंट को बता देते हैं कि भाई अब आपकी फैमिली जो है ना, वो जब भी चाहेगी हमें बुला लेगी, हम आपको ले आएंगे, लेकिन वो इन रूल्स को आप ब्रेक करोगे तो फिर हम आपको लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपने ये रूल्स नहीं तोड़ने, और अपनी फैमिली के साथ किस तरह से बात करनी है, किस तरह से रहना है, किस तरह से अपनी चीज़ों को मैनेज करना है, और किस किस के साथ आपने कैसे कैसे डिस्कशन करनी है, जैसे माँ बाप के साथ एक इज़्ज़त वाला रिलेशनशिप होता है, आपने उस तरह से करना है। तो वालिदैन को हम एक एतमाद लाने की कोशिश करते हैं कि आप मत डरें, या कुछ ऐसा नहीं होगा, इंशाअल्लाह ताला सारा कुछ ठीक होगा। क्योंकि कुछ क्लाइंट्स को ऐसे भी होता है कि उनको कंडक्ट डिसऑर्डर्स के भी इश्यूज़ होते हैं, और ऐसा हो भी सकता है कि अगर कंडक्ट डिसऑर्डर है किसी को, तो वो वापस जाकर कोई इस तरह का हरकत तो उससे हो जाए कि जो कि एक नाकाबिल इतलाफ़ी नुकसान हो जाए। तो इसलिए हम क्लाइंट की तज्ज़ियाती रिपोर्ट हम बहुत अच्छी बनाते हैं और बहुत अच्छे से उसके ऊपर काम करते हैं। ज़ाहिर बात है हमारे पास डिफरेंट प्रोफेशनल्स हैं, और जब किसी रिपोर्ट को हमें ज़्यादा इंटेंसिव करना हो तो हम उसके PhD यानी कि कोई बंदा है जिसने इसमें कंडक्ट डिसऑर्डर्स में PhD कर रखी हो, तो हम उसके साथ भी कंसल्ट करते हैं कि हमारे पास ये केस है, उसकी ये इन्वेस्टिगेशंस हैं, ये फाइंडिंग्स हैं, और ये सूरत हाल है, तो अब आप हमें बताओ कि हम इसको मज़ीद किस तरह से लेकर चलें। तो वो फिर अपने तजुर्बात या अपनी स्टेटमेंट्स देते हैं, ताकि एक बेहतर तौर पर जो फैमिलीज हमारे पास इंटरेक्शन में हैं उनको बहुत अच्छे से वो जानते हैं कि हम किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक कोई इस तरह का नहीं हुआ कि जो रिलैप्स हुआ हो या कुछ इस तरह से। लेकिन फैमिली का समझ लें कि 80% काम होता है और 20% क्लाइंट ने अपना काम करना होता है। ज़ाहिर बात है दिन रात उसने फैमिली के साथ रहना होता है। तो ये सूरत हाल है जो कि रिलैप्स की मैंने आपको बताई। मज़ीद अगर आपको कोई रिसर्चेस मिलती हैं, कोई इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, बेशक आप कमेंट्स में उसको पेस्ट कर सकते हो, ताकि हो सकता है कि जहाँ पर मैं ना पहुँचा हूँ किसी और की नज़र पहुँची हो, कोई और उसको पढ़ रहा हो, तो वो हमारे भी इल्म में इजाफ़े का बायस बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ और खुशियाँ लाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।